शहर के बाहरी इलाके में स्थित सुनसान गली में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन उसी गली के कोने पर एक छोटी सी रेड़ी लगती थी, जिस पर धुंधली सी रोशनी में एक आदमी वॉफल बनाया करता था। उस आदमी का नाम था रघुनाथ। रघुनाथ एक सीधा साधा इंसान था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी शांति के इर्द गिर्द सिमटी थी। गरीबी ने रघुनाथ के पैर तो बांध रखे थे, लेकिन उसकी मेहनत में कभी कमी नहीं आई। एक शनिवार की रात रघुनाथ अपनी रेड़ी समेटने ही वाला था कि तभी 3 लड़के वहां पहुंचे। वो शहर के नामी गुंडे थे, विक्की, संजू और हैरी। ओ वेफल वाले, 3 कड़क वेफल लगा, एक्स्ट्रा चॉकलेट के साथ। साहब, रात बहुत हो गई है, सारा सामान खत्म हो गया है और मुझे घर पहुंचना है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। तू हमें मना करेगा? तेरी इतनी हिम्मत! जानते नहीं मैं कौन हूं? माफ कर दीजिए साहब, लेकिन सच में बैटर भी खत्म है। तुझे वेफल बनाना नहीं पसंद? अब देख हम कैसे पकाते हैं। अगले 10 मिनट तक उस गली में चीखों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। विक्की और उसके दोस्तों ने रघुनाथ को बेरहमी से पीटा। रघुनाथ की सांसें थम गईं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जिनमें दर्द और बदले की आग साफ दिख रही थी। गुंडों ने उसकी लाश को पास के एक पुराने कुएं में फेंक दिया और उसकी रेड़ी को आग लगा दी। इस घटना को बीते 1 महीना हो चुका था। पुलिस ने केस को दुर्घटना बताकर रफा दफा कर दिया था। शांति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उस गली में अब कुछ बदलने लगा था। एक रात विक्की और उसके दोस्त उसी रास्ते से अपनी महंगी कार से गुजर रहे थे। अचानक कार का टायर पंचर हो गया। इसी जगह पर टायर फटना था। तभी उसे हवा में एक अजीब सी गंध आई, मीठी सौंधी सी खुशबू, जैसे कोई ताजा वॉफल पका रहा हो। भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सामने अंधेरे में एक रेड़ी खड़ी थी, वही रेड़ी जिसे उन्होंने जला दिया था। एक आकृति वहां खड़ी थी जिसका चेहरा नीचे की ओर झुका था। कौन है बे वहां? सामने आ। अचानक रेड़ी के पीछे से एक भारी और फटी हुई आवाज आई। साहब, वेफल तैयार है, एक्स्ट्रा चॉकलेट के साथ। वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में आई। विक्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रघुनाथ था। रघुनाथ अब एक भूत बन चुका था। हैरी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तुमने कहा था ना कि मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें खिलाए बिना नहीं भेजूंगा। रघुनाथ ने हवा में हाथ घुमाया और हैरी का गला एक अदृश्य ताकत ने दबोच लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे माफ कर दो। वेफल को पकने के लिए गर्मी चाहिए होती है। रघुनाथ ने अपनी उंगलियों से हैरी के सीने को छुआ। हैरी का शरीर बिजली के झटके की तरह कांपने लगा और उसका मांस जलने लगा। हड्डियों के टूटने और मांस के जलने की आवाज उस खामोश रात में गूंज उठी। वो तड़प तड़प कर मर गया। संजू पागल होकर चीखने लगा, ये भूत है, भागो विक्की। लेकिन विक्की हिल नहीं पा रहा था। रघुनाथ धीरे धीरे विक्की की ओर बढ़ा। तुमने मेरी रेहड़ी जलाई थी ताकि मेरा परिवार भूखा मर जाए। अब तुम मेरी आग में जलोगे। नहीं रघुनाथ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जितनी जमीन चाहिए ले लो। मुझे जमीन नहीं, जान चाहिए। रघुनाथ की आवाज अब और भी भयानक हो गई थी। अगली सुबह पुलिस को उस गली में 2 लाशें मिली। हैरी और विक्की के शरीरों पर वॉफल जैसे वर्गाकार निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें सांचे में रखकर पकाया हो। संजू का कहीं पता नहीं चला, लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस गली से आधी रात को गुजरता है तो उसे एक जले हुए आदमी की परछाई दिखती है। संजू ने शहर से दूर एक पुराने पहाड़ी गांव में पनाह ली थी। उसे लगा कि इतनी दूर वो वॉफल वाले भूत की पहुंच से बाहर है। वो एक छोटे से कमरे में खुद को कैद करके रखता,
खिड़कियां हमेशा बंद रहती और रोशनी कभी नहीं बुझती। लेकिन वो एक बात भूल गया था। रघुनाथ सिर्फ एक शरीर नहीं, एक तड़पती हुई आत्मा थी, जिसे शांति तभी मिलती जब उसका आंखवानी रात, जब बाहर बिजली कड़क रही थी, संजू को अपने कमरे के बाहर वही जानी पहचानी खुशबू आई, सौंधी, मीठी और मखने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो मर चुका है, वो यहां नहीं आ सकता। तभी उसके कमरे के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। खट खट खट। एक फटी हुई आवाज गूंजी। संजू बाबू, बहुत दिन हो गए, आप बिना पैसे दिए ही चले आए थे। हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा। चले जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो रघुनाथ, जो पैसे चाहिए ले लो। बाहर कोई इंसान नहीं था, बस घना अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे में से 2 लाल दहकती हुई आंखें चमक रही थीं। रघुनाथ की रूह धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। रघुनाथ ने अपनी उंगली संजू की तरफ उठाई। संजू का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा और दीवार से जाकर चिपक गया। उसके हाथ पैर ऐसे जकड़ गए जैसे किसी ने अदृश्य जंजीरों से बांध दिया हो। संजू, तुम तो सबसे समझदार थे। तुमने विक्की को रोका क्यों नहीं? जब वो मेरे चेहरे पर तेल डाल रहा था तब तुम हंस रहे थे। रघुनाथ भाई, मुझे विक्की ने मजबूर किया था। झूठ। तुम सबको मेरा वैफल बहुत पसंद था ना। लो, आज मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए खास वैफल बनाऊंगा। नहीं नहीं, दया करो। संजू गिड़गिड़ाया। उसकी आंखों से डर के आंसू बह रहे थे। कमरे में मांस के जलने की भयंकर दुर्गंध फैल गई। संजू की चीखें पहाड़ियों में दब कर रह गईं। अंत में रघुनाथ ने अपना ठंडा हाथ संजू के माथे पर रखा और उसकी रूह को खींच लिया। संजू का बेजान शरीर एक सूखे हुए वॉफल की तरह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ रघुनाथ की रूह वापस उसी पुरानी गली में पहुंची जहां उसकी रेड़ी जली थी। वहां उसकी पत्नी शांति बैठी रो रही थी। वो आज भी अपने पति का इंतजार करती थी। अचानक हवा में वही मीठी खुशबू तैरी। शांति ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर सोने के कुछ पुराने सिक्के पड़े थे। वही पैसे जो रघुनाथ ने अपनी मेहनत से जोड़े थे और जो पूरा हुआ। उस दिन के बाद वो सुनसान गली फिर कभी डरावनी नहीं रही। लेकिन आज भी अगर कोई गरीब भूखा उस रास्ते से गुजरता है तो उसे अपनी जेब में एक गर्मा गर्म वॉफल मिलता है। लोग कहते हैं कि रघुनाथ अब डराता नहीं, बल्कि उन लोगों की रक्षा करता है जो अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं।